फेस क्या होता है? जनरली फेस इज़ अ एंगल, ठीक है, एंगल है, एंगल के ही बारे में हमको जानना है, थोड़ा सा समझना है और डीपली समझना है, ठीक है। एंगल मतलब क्या? जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो एसी का जो ईएमएफ हमारे पास है या एसी का जो करंट होता है वो साइनसोइडल फंक्शन के फॉर्म में होता है। साइनसोइडल फंक्शन का मतलब ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन या कॉस के फॉर्म में हो सकता है। और आपने बेसिक मैथमेटिक्स 10th में जो पढ़ा है उसमें आपने पढ़ा ही होगा कि साइन के बगल में जो होता है वो क्या होता है? एंगल होता है, ठीक है। क्या है ये? एंगल। और इसी को हम लोग जब हायर मैथमेटिक्स में आते हैं या फिजिक्स में आते हैं तो इसको हम लोग फेस से जानते हैं। और फेस क्या काम करता है, कैसे काम करता है, उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हम लोग इसका एक ग्राफ देखते हैं, उसके बाद फेस पे आते हैं, ठीक है। तो इसका ग्राफ सिंपली है, साइनोसॉइडल फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है? ये अपने साइन का ग्राफ देखा, ठीक है। अच्छा, ये ई नॉट हुआ, ठीक है। सिमिलरली अगर हम करंट की बात करें तो करंट का इक्वेशन भी इसी तरह का होगा। करंट का इक्वेशन कैसा होता है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। करंट का इक्वेशन भी क्या होता है? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जहाँ ये टी है यहाँ पे हम ई और आई को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये अगर मैंने वोल्टेज के लिए ग्राफ बनाया है तो ये कौन सा ग्राफ हुआ? ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं आई का भी इक्वेशन देखता हूँ, करंट का भी इक्वेशन देखते हैं, तो करंट का इक्वेशन में क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसका भी ग्राफ कैसा ही जाएगा? ऐसा जाएगा। मान लीजिए जो छोटा कर्व आपको दिख रहा है वो आई का ग्राफ है, ठीक है। तो ये जो होती है इसको हम मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू बोलते हैं, ठीक। ये है आपका ई नॉट, ठीक। ये करंट के लिए है तो ये करंट का क्या हो गया? आई नॉट हो गया। और ये जो आप देख रहे हैं ये साइन का ग्राफ है, ठीक। तो ये ग्राफ कैसे बना, ठीक है। और फेस इसमें क्या है, किस तरह से फेस यूज़ होता है उसको अभी हम लोग क्लियर करते हैं, अभी हम लोग समझते हैं, ठीक। फेस किस तरह से यूज़ होगा, ओके। तो देखिए भाई, फेस का जनरल काम क्या है या फेस का मीनिंग क्या है? फेस आपको क्या बताता है? फेस आपको बताता है पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन, पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये क्या है? पोजीशन क्या है और मोशन का डायरेक्शन क्या है, इसको भी हम थोड़ा क्लियर करते हैं, ठीक है। कि ये कैसे पोजीशन आपको इंडिकेट कर रहा है, कैसे डायरेक्शन आपको बता रहा है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ओके। तो ये जो इक्वेशन है ई का और आई का, वो अगर आप एसएचएम से कंपेयर करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से कंपेयर करेंगे, ठीक है, हिंदी में सरल आवर्त गति से अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी इक्वेशन ऐसा ही होता था, ठीक है। और यहाँ पे भी जो आपका एसी करंट है वो कैसा करता है? फ्लक्चुएट करता है, सिंपल हार्मोनिकली फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। तो फिर देखते हैं हम लोग कि कैसे फेस का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक। तो फेस को समझने के लिए सबसे पहले हमको सिंपल हार्मोनिक मोशन को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, ठीक। उससे आपको फेस क्लियर होगा और यहाँ पे भी आपको एसी का फेस आपको क्लियर होगा, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक है, एसएचएम में जब हम लोग हार्मोनिक मोशन देखते थे तो हम एक सर्कुलर मोशन से उसको क्लियर करते थे। कैसे भाई? ये एक सर्कुलर मोशन है, कोई ऑब्जेक्ट, अच्छा यहाँ पे मैं एक एक्सिस बनाता हूँ, वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लोग एक एक्स एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया आपको, ये वाई एक्सिस हो गया। और आपका ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ इस पोजीशन पे है जो स्टार्टिंग पॉइंट है पी, ठीक है। तो पी से ये सर्कुलर मोशन करेगा और हमको क्या देखना है? इस पी पॉइंट पे जो भी ऑब्जेक्ट है उसका प्रोजेक्शन या तो वाई एक्सिस पे या तो एक्स एक्सिस पे। अगर ये हम लोग क्लियर कर लेते हैं तो फिर ये एसी का कॉन्सेप्ट या फेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए पी क्या करता है? टी इज इक्वल टू जीरो पे पी पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एंटी क्लॉकवाइज मोशन करना चाह रहा है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज क्या करना चाह रहा है? मोशन करना। एट टी इज इक्वल टू टी सेकंड के बाद मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट आपका क्यू पोजीशन पे पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? क्यू पोजीशन पे। तो जब ये यहाँ पहुंचता है तो फिर इसने क्या किया? यहाँ पे एक एंगल बनाया। किसके साथ एंगल बनाया? एक्स एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस के साथ इसने क्या किया? एंगल बनाया, ओके। चलिए अब देखते हैं, मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट था इसका एंगुलर जो वेलोसिटी था वो कितना था? एंगुलर वेलोसिटी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा। कितनी थी? ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा, क्योंकि एंगल पे जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो थीटा डिवाइड बाय टाइम। थीटा को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई आपके पास ओमेगा इंटू टी, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसी तरह से देखिए, जब ये ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे था और अगर मैं यहाँ से एक लाइटिंग करूँ, ठीक, इस तरह से लाइट आ रही है और लाइट जब यहाँ पी ऑब्जेक्ट के पास जाती है तो इसका जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ बनेगा? इसकी जो परछाई है वो कहाँ बनेगी? सेंटर पे। जब ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्यू पोजीशन की तरफ बढ़ा टी सेकंड के बाद, तो अब इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा? यहाँ, ठीक। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो गया ये क्या हो गया आपका? वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। आ रहा समझ में? ये क्या हो गया? वाई डिस्प्लेसमेंट हो गया। और जब ये क्यू यहाँ पहुँचेगा तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? जितना इसका रेडियस है, जितना ये रेडियस है उतना इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर ये क्यू पॉइंट जब यहाँ आएगा तो फिर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। अगेन जब ये क्यू पॉइंट इस पोजीशन पे आएगा तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस ऑफ रेडियस, माइनस हो जाएगा और उसके बाद फिर ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन देखूँ, इस पूरे मोशन का प्रोजेक्शन देखूँ, तो ये जीरो से स्टार्ट होता है, प्लस वाई तक जाता है, उसके बाद फिर जीरो होता है, इसका प्रोजेक्शन यहाँ फिर जीरो होता है और उसके बाद फिर कहाँ जाता है? माइनस वाई एंड अगेन जीरो। तो ये क्या है? एक तरह का सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये क्या है? एक तरह का सिंपल हार्मोनिक, जीरो से प्लस वाई, ठीक, प्लस वाई से फिर जीरो, उसके बाद फिर नेगेटिव वाई और नेगेटिव वाई से फिर जीरो, ठीक। तो यहीं से हमको क्लियर होगा। तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? ओमेगा टी। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है? ओमेगा टी, ठीक। तो देखिए मुझे इस वाई का डिस्प्लेसमेंट चाहिए या वाई का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन चाहिए, कोई बात नहीं। अगर ये थीटा है तो अल्टरनेटिंग करंट ये भी क्या होगा? थीटा होगा। अब मैं ये एक ट्रायंगल ले लेता हूँ, ओ क्यू आर, ठीक है। सिंपली यहाँ पे क्या दे दिया हमने? आर दे दिया। तो ओ क्यू आर इज अ ट्रायंगल, ठीक है। तो ओ क्यू आर में थीटा के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। और साइन थीटा क्या होता है भाई? आपको पता है साइन थीटा क्या होता है? अगर देखें हम लोग तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर क्या है, y है, अपॉन हाइपोटेनियस क्या होगा, हाइपोटेनियस ये होगा। और ये क्या है, रेडियस है, ये कोई क्वांटिटी है, रेडियस है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कैपिटल ए, ठीक है। तो ये कैपिटल है, रेडियस कैपिटल। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन थीटा, y इज इक्वल टू क्या आ गया, ए साइन थीटा। अच्छा, थीटा को अभी बोला कि थीटा को क्या हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। तो देखिए ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, उसका इक्वेशन क्या बन रहा है, साइन के फॉर्म में। कब, जब मोशन कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके मीन पोजीशन से मोशन स्टार्ट हो रहा है, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम, देन एक्सट्रीम से फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, देन नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर मीन, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये चीज़ें जो हैं आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्लियर करती है। अब इसी को अगर आप ग्राफ शो करते हो, इसी का अगर आप ग्राफ बनाते हो टाइम के साथ में, तो ग्राफ कैसा दिखेगा आपको बताओ, ग्राफ कैसा दिखेगा। भाई टाइम है, टाइम तो रुकेगा नहीं। मान लीजिए यहाँ पे t इक्वल टू 0 था, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे t इक्वल टू 0, टाइम हमेशा आगे बढ़ेगा, तो टाइम के हिसाब से ग्राफ कैसा। मान लीजिए यहाँ पे टाइम आपका क्या हो गया, फोर्थ है, पूरे टाइम पीरियड का फोर्थ पार्ट है। यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, t/2 है, यहाँ पे टाइम क्या है, 3t/4 है, ठीक है। और यहाँ पे टाइम क्या है आपका, यहाँ पे टाइम है कैपिटल टी। जब ये एक राउंड कंप्लीट करता है तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कैपिटल टी होता है, ठीक है, आ रहा समझ में। तो ये टाइम के हिसाब से अगर मैं यहाँ स्लॉट बना दूँ, एक बना दूँ t/4 का, एक बना दूँ t/2 का, फिर 3t/4 का, और उसके बाद कैपिटल टी का, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी। तो अब देखिए ये ग्राफ कैसे शो होगा आपको। पहली बात, जब t इक्वल टू 0 पे कहाँ पे था, मीन पोजीशन पे, तो ये इसका मीन पोजीशन। मान लेते हैं ये दो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक पॉजिटिव की तरफ एक्सट्रीम है और एक नेगेटिव की तरफ एक्सट्रीम है, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पे ये मीन पोजीशन पे था, t इक्वल टू t/4 पे ये एक्सट्रीम पे पहुँचता है, ठीक है। तो t इक्वल टू t/4 पे ये एक्सट्रीम पे पहुँचेगा, t इक्वल टू t/2 पे ये अगेन 0 पे आ जाता है, अगेन मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो t इक्वल टू t/2 पे ये अगेन 0 पे आ गया या मीन पोजीशन पे आ गया। t इक्वल टू 3t/4 पे ये माइनस एक्सट्रीम पे जाता है, तो ये माइनस ए हम यहाँ रख लेते हैं, और ये t इक्वल टू 3t/4 पे माइनस एक्सट्रीम पे। और उसके बाद ये क्या करता है, t इक्वल टू कैपिटल टी पे वापस अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये देखिए साइन का ग्राफ इस तरह से बना, ठीक है, आ रहा है समझ में। अब अगर, ठीक है, इसी को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। अगर इस ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, अगर इस ऑब्जेक्ट ने पहले ही अपना कोई इनिशियल पोजीशन रखा हुआ है, मतलब वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, हमने बोला था कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा, बट अब वो यहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, वो किसी इनिशियल पोजीशन को एक्वायर कर चुका है और वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब आगे जाके खड़ा हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ऑसिलेशन में, ठीक है, तो ये मान लीजिए इसको यहाँ से स्टार्ट करना था मीन से, लेकिन इसने क्या किया, मैं थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करूँगा, पहले ही अपना मोशन स्टार्ट करने से पहले ही उसने कोई एक डिस्प्लेसमेंट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये जाएगा पॉजिटिव ए, देन आएगा यहाँ, फिर यहाँ, उसके बाद फिर यहीं आके अपने मोशन को खत्म करने वाला है, ठीक है। तो इस तरह का इक्वेशन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ठीक है। तो इनिशियली इसने अगर कोई पोजीशन एक्वायर करके रखा हुआ है, तो इसको हम मान लेते हैं एक कोई एंगल फाई, इसको हम क्या बोल देते हैं, कोई एंगल फाई बोल देते हैं, ठीक है, आ रहा है समझ में। ओके, अब ये हो गया कोई एंगल फाई, तो ये कोई एंगल फाई हुआ, यहाँ से ये मोशन स्टार्ट करेगा, मोशन स्टार्ट करके ये थोड़ी देर बाद मान लीजिए t इक्वल टू t सेकंड बाद ये कहाँ पहुँचता है, किसी क्यू पोजीशन पे पहुँचता है, तो ये फिर सेंटर के साथ एक एंगल बनाएगा, क्योंकि अब p के बाद इसका मोशन स्टार्ट हुआ था या फाई एंगल के बाद इसका मोशन स्टार्ट हुआ था, तो टाइम आप यहाँ से काउंट करेंगे, टाइम यहाँ से यहाँ तक कितना लग गया, t सेकंड, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ओमेगा टी का बनेगा, ठीक। तो अब बताइए इसका टोटल एंगल क्या हो गया, एट t सेकंड पे इसका टोटल एंगल क्या हो गया। अगर इसका मैं इक्वेशन बनाना चाहूँ तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई या फाई प्लस ओमेगा टी, क्योंकि इसने इनिशियली ही क्या कर लिया है, एक पोजीशन एक्वायर करके रख लिया और उसके बाद अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन वो स्टार्ट करता है, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, आ रहा समझ में। तो देखिए अब साइन के अंदर में जो एंगल वाला पोर्शन है, इसमें दो चीज़ें आ गई, इस एंगल में दो चीज़ें आ गई, ठीक है, एक ओमेगा टी आ गया, ठीक है, और एक दूसरा क्या आ गया, फाई आ गया। एक हो गया ओमेगा टी और दूसरा क्या हो गया, फाई हो गया, ठीक है। एंगल को हम लोग पहले ही बोल चुके हैं कि एंगल को क्या बोला जाता है, एंगल को फेस कहते हैं, ठीक है। तो इसको हमने बोला फेस। तो अब ये जो फेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ठीक है। अब ये जो फेस है वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक है ओमेगा टी का फेस और दूसरा है क्या, फाई वाला फेस। तो इन दोनों का क्या नाम है, जो ओमेगा टी जो फेस है इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस फेस, इंस्टेंटेनियस फेस, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, तात्क्षणिक कला, क्या बोला जाता है, तात्क्षणिक। और ये जो फाई है इसको क्या बोला जाता है, इनिशियल फेस, इनिशियल फेस। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, कि फेस है क्या। देखिए इनिशियल फेस, इसने इनिशियली ही कोई पोजीशन एक्वायर करके रखा हुआ है, इसलिए ये जो एंगल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियल फेस। इंस्टेंटेनियस फेस, जब मोशन स्टार्ट हुआ तो टी टाइम बाद इसने कितना एंगल बनाया सेंटर पे, ठीक है, टी सेकंड का जो एंगल बनेगा सेंटर पे उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस फेस, ठीक। तो एंगल के दो पार्ट हो गया, एक हो गया इंस्टेंटेनियस फेस और एक हो गया इनिशियल फेस, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो अब हम लोग दो डायग्राम से इसको कंपेयर करते हैं कि कैसे ये दो डायग्राम बनेंगे आपके, चलिए ठीक है देखते हैं। अच्छा देखिए पहले इसी डायग्राम में एक चीज़ को क्लियर कर लेते हैं। और हाँ, पहले ये अपनी जीरो पोजीशन से स्टार्ट हो रहा था, अब ये कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। पहले ये जीरो से स्टार्ट हो रहा था, अब ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ग्राफ भी इसी टाइप का ही बनेगा, ग्राफ भी इसी तरह से बनेगा। कैसे ग्राफ बनेगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए जो पहले का ग्राफ है और जो बाद का जो ग्राफ बनेगा उसके बारे में, तो हम दो इक्वेशन अब हमारे पास है और ये दोनों इक्वेशन का ग्राफ हम लोग देखते हैं। पहले जैसा एक हम E1 ले लेते हैं, E1 इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और दूसरा जो इक्वेशन आया था E2 इज इक्वल टू वो क्या था,
ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो इन दोनों का वेव डायग्राम कैसा होगा उसको हम लोग थोड़ा सा क्लियर करते हैं कि फेस के साथ इसका वेव डायग्राम क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो जो साइन ओमेगा टी वाला है वो आपको पता है कि वो जीरो पोजीशन या मेन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा था, तो उसका ग्राफ ये आपका बनेगा। ठीक है, लेकिन जो प्लस फाइव वाला जो आया था इक्वेशन ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आपने देखा उसका पोजीशन पहले ही चेंज हो गया था। ठीक है, तो उसका पोजीशन पहले चेंज हो गया तो जल्दी मीन पे पहुंच जाएगा, एक्सट्रीम पे पहुंचेगा। एक्सट्रीम से पहुंचने के बाद वो इस तरह से मोशन करेगा और यहाँ पे आके जहाँ से उसने स्टार्ट किया वहीं पे अपने आप को ख़त्म करेगा। ठीक है, आ रहा समझ में? ओके, तो ये देखिए, ये इसका t/2 हुआ, ये इसका टाइम इंटरवल हुआ, और ये जो डिफरेंस है यही आपका क्या है, फेस का डिफरेंस है। इसी को हम क्या बोलेंगे, फेस का डिफरेंस है। देखिए अब क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो गया और डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इससे आप पता चल। अगर ये नेगेटिव फेस होता, अगर ये फेस नेगेटिव होता, ठीक है, इसको भी क्लियर करते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस होगा। अगर ये फेस नेगेटिव होता, फेस नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ से मोशन स्टार्ट कर रहा है, -5 से। ठीक है, उसको 0 से स्टार्ट करना था, लेकिन उसने अपना पोजीशन क्या बोला, भैया मैं तो पीछे से स्टार्ट करूँगा, मैं आगे से नहीं चलने वाला, मैं पीछे से चलूँगा। तो ये जो एंगल हो गया ये क्या हो गया, -5। थोड़ी देर बाद ये क्या करता है, यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, Q पॉइंट पे, ये इसका इनिशियल पोजीशन हुआ P पॉइंट जो माइनस फेस के साथ स्टार्ट कर रहा है। यहाँ आया तो इसने सेंटर के साथ कितना एंगल बना लिया, ओमेगा टी। ठीक है, इसने कितना एंगल बना लिया, ओमेगा टी। तो अब टोटल एंगल क्या हो गया, ओमेगा टी -5। अब टोटल एंगल क्या हो गया, ओमेगा टी -5। तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी -5। ये इसका इक्वेशन बन गया। ठीक है, ई नॉट साइन -5 के साथ इक्वेशन बन गया। ओके, तो इसका ग्राफ कैसा होगा भाई, इसका ग्राफ मैं इसी में क्लियर कर देता हूँ। डेफिनेटली अगर फेस प्लस है तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जब फेस माइनस है तो ये माइनस पोजीशन से स्टार्ट करेगा, मतलब नेगेटिव वे के पास से स्टार्ट करेगा अपने आप को। तो इस तरफ आपका नेगेटिव वे है, दिस पोजीशन इज़ -8। ठीक है, दिस पोजीशन इज़ +8। तो अब वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करेगा तो कैसे स्टार्ट करेगा, पहले वो कहाँ जाएगा, पहले वो जाएगा 0 की तरफ। तो वो जाएगा 0 की तरफ, 0 से वो पॉजिटिव और पॉजिटिव से फिर वो इस तरह से नेगेटिव। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये देखिए, ये जो फेस का डिफरेंस है ये माइनस वाला है, चाहे यहाँ पे देखिए या यहाँ पे देखिए, ये -5 का फेस हो गया आपका। तो इस तरह से आपको फेस के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है। अब AC में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि AC में फेस का क्या है। ठीक है, तो AC में क्या होता है, वोल्टेज और करंट दोनों ही साइनोसोडल सिग्नल है। ठीक है, वोल्टेज भी आपका साइन और कॉस के फॉर्म में हो सकता है और करंट भी आपका साइन और कॉस के फॉर्म में हो सकता है। तो AC में जो है वो दोनों ही साइनोसोडल सिग्नल हैं। तो फिर उसको कैसे करेंगे, ठीक है, होता क्या है, AC सर्किट के हिसाब से कभी वोल्टेज आपका लीड करता है कुछ एंगल से, कभी करंट आपका लीड करता है बाई फेस कुछ एंगल से। ठीक है, तो उसी को अपने को क्लियर करना है। ठीक, तो ये जब हम लोग AC सर्किट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है और किस तरह से लीड कर रहा है, किस तरह से लैग। बट अभी एक डायग्राम हम लोग कर लेते हैं। चलिए, नॉर्मल एक सर्किट अगर देखें तो इसका EMF है ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कोई एक EMF है ओमेगा टी। और अगर करंट का इक्वेशन भी यही होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो इन दोनों का ग्राफ कैसे बनेगा, पहले उसको देख लेते हैं हम लोग। इन दोनों का ग्राफ, ये E का अगर ग्राफ है तो देखिए साइन में भी कोई भी फेस का डिफरेंस नहीं है। साइन मतलब E और I दोनों के बीच में कोई फेस का डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेस क्या है, इक्वल है। इक्वल फेस है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ से ये सेम तरह से ही मोशन करेगा जैसा E ने मोशन किया है। ठीक है, I भी उसी तरह से मोशन करेगा जैसा E ने मोशन किया है, बट I का जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज हो सकता है। कैसे होगा चेंज, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अगर E0 हुआ तो ये आपका होगा I। ठीक, और अगर इसी में ये इक्वेशन आप देखिए, ई नॉट साइन ओमेगा टी है और आई की वैल्यू कुछ इस तरह से आती है, आई नॉट साइन ओमेगा टी +5। तो फिर आपको पता ही है, अगर इस तरह का इक्वेशन बनेगा तो फिर आप कैसा ग्राफ ड्रॉ करें। ये आपका हो गया ई का, तो आई का कैसा ड्रॉप होगा भाई, प्लस से स्टार्ट हुआ तो प्लस से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, ये आई का ग्राफ आपका इस तरह से ड्रॉ होगा लाइक दिस। ठीक है, तो ये ई का ग्राफ हो गया और ये
आई का ग्राफ हो गया। वैसे ही अगर माइनस आएगा तो पहले ही हम क्लियर कर चुके हैं, माइनस आएगा तो नेगेटिव फेज से स्टार्ट होगा। इस पोजीशन पे हम क्या बोलेंगे, करंट लीडिंग बाय फेज फाई बाय ईएमएफ ई। ईएमएफ ई से फाई फेज से या फाई कला से करंट जो है वो क्या हो रही है, आगे चल रही है, अग्रगामी है, हिंदी में बोला जाता है अग्रगामी, ठीक है। तो ये आपका फेज़ के बारे में थोड़ा सा रिलेशन हो गया। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमको एसी सर्किट्स के बारे में जानना है और फेज़र डायग्राम के बारे में जानना है। तो एसी सर्किट में जाने से पहले मैं आपको फेज़र डायग्राम बता देता हूँ। फेज़र डायग्राम कुछ भी नहीं है, सिंपल है फेज़र डायग्राम। फेज़र डायग्राम देखिए, ये जो आपने डायग्राम देखा है, ये जो डायग्राम है ये वेव डायग्राम है, वेव डायग्राम, ठीक है। ये क्या है, वेव डायग्राम, ठीक। तो फेज़र डायग्राम क्या है, फेज़र डायग्राम कुछ भी, ये जो आपने यहाँ रिप्रेजेंट किया है इसी को हम फेज़र डायग्राम बोलते हैं। अगर आप फेज़ को या वोल्टेज और करंट को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, फेज़ के वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, तो इसी को हम लोग फेज़र डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज़र डायग्राम बोलते हैं। अब अगर मैं कॉम्पिटिटिव की बात करूं तो मैं एकदम सिंपल सा एक आपको मेथड बताऊंगा, ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन बढ़ जाए। हम एक चीज़ को फिक्स करेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी लीड कर रहा है या लैग कर रहा है उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने करंट को फिक्स कर दिया, ये इक्वेशन की बात करता हूँ मैं, इस इक्वेशन की, ठीक है, इस इक्वेशन की बात करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपने करंट का एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली वोल्टेज जो होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि करंट पहले ही लीड कर रहा है +5 से, तो वोल्टेज लैग कर रहा है -5 से। भले आप यहाँ शो नहीं कर रहे हो, करंट का लीड बता रहे हो, लेकिन अगर आप करंट को लीड बोलोगे तो वोल्टेज को क्या बोलेंगे कि वोल्टेज लैग कर रहा है। तो लैग किससे कर रहा है, -5 से कर रहा है। तो करंट अगर आपने फिक्स कर दिया तो वोल्टेज को आप क्या करोगे, किसी दूसरे डायरेक्शन में बढ़ाओ, और दूसरा डायरेक्शन क्या होगा, -5 का डायरेक्शन है। तो ये आपका हो गया वोल्टेज, ठीक है ना। सिमिलरली अगर ये इक्वेशन इस टाइप का होता, ठीक है, इस इक्वेशन के ग्राफ ये हुआ, अगर इक्वेशन हमारे पास इस तरह से होता है, E0 sin ओमेगा टी और I इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी -5। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, E क्या है, E0 sin ओमेगा टी, I इज इक्वल टू क्या हो गया, I0 sin ओमेगा टी -5। अब इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा कि करंट जो है वो लैग कर रहा है वोल्टेज से, कितने से, 5 से। करंट जो है लैग कर रहा है वोल्टेज से, कितने से, 5 से। तो वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा, सिंपल सी बात है, वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा। अब मैंने एक आपको मेथड बताया या एक ट्रिक बताया है कि आप करंट को फिक्स रखेंगे एक डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो मान लीजिए अगर हमने करंट को एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फिक्स कर दिया, ये करंट का डायरेक्शन है, वेक्टर में देखना है इसको, वेक्टर फॉर्म देखना है, ठीक है। ये करंट का डायरेक्शन अगर फिक्स कर दिया तो करंट तो लैग कर रहा था और कौन लीड कर रहा था, वोल्टेज लीड कर रहा था। तो वोल्टेज डेफिनेटली क्या करेगा, लीड करेगा, वोल्टेज डेफिनेटली क्या करेगा, लीड करेगा। तो ये हो गया आपका वोल्टेज E, कितने से, +5 से लीड कर रहा है, ठीक है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हम करंट का डायरेक्शन फिक्स करेंगे, और आपने एक चीज़ और भी देखा होगा इसमें कि हम वोल्टेज के इक्वेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, वोल्टेज का एक कांस्टेंट इक्वेशन लेके चल रहे हैं, लेकिन करंट के इक्वेशन में हम लीड और लैग की बात कर रहे हैं, या करंट के इक्वेशन में हम शो कर रहे हैं लीड और लैग को। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जब हम आगे सर्किट पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, कि करंट में ही हम लैग और लीड की बात कर रहे हैं, वोल्टेज में क्यों नहीं कर रहे। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या इसी के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको क्लियर करूँगा ये चीज़, ओके। देखते हैं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, है ना। बस आपको इंटीग्रेशन का अच्छा नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। द वोल्टेज ओवर अ साइकिल वेरीज एस, ठीक है, क्या दिया हुआ है, V इज इक्वल टू V0 sin ओमेगा टी फॉर टाइमिंग दिया हुआ है 0, जो टाइम है वो 0 से वेरी कर रहा है π/ω, ठीक है। और इसी का एक और डेफिनेशन दिया हुआ है दूसरे टाइम के लिए, 0 से π/ω टाइम के बीच में इसका डेफिनेशन V0 sin ω है, लेकिन π/ω से 2π/ω में ये क्या दिखाता है अपने आप को, -V0 sin ω t। तो डेफिनेटली AC का क्वेश्चन है तो ये फ्लक्चुएट तो करेगा। तो एक बार प्लस वैल्यू दिखा रहा है हाफ टाइम इंटरवल के लिए, और दूसरे टाइम पे क्या दिखा रहा है, नेगेटिव वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। तो देखिए है क्या, 2π/ω, वैसे ही हमको पता है कि फॉर्मूला हमारे पास था ω इज इक्वल टू 2π/T,
तो टाइम पीरियड कैपिटल टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2π/ω। तो ये क्वेश्चन कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये बस कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। नॉर्मली है 0 से 2π/ω को डिफाइन कर रहा है फंक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये अलग अलग फंक्शन, तो वो 2π/ω क्या है, टाइम पीरियड ही है। मतलब 0 से कैपिटल टी टाइम पीरियड के लिए आपको ये डिफाइन किया हुआ है दो अलग अलग फंक्शन। तो हाफ टाइम, अगर मैं इसका t/2 निकाल के देखूँ तो t/2 क्या होगा, t/2 होगा 2π/ω, पी की वैल्यू, और डिवाइड बाई 2 मीन्स 1/2, तो ये हो गया आपका, तो ये π/ω। तो 0 से π/ω जो आपको गिवन है वो हाफ साइकिल है, और π/ω से 2π/ω जो गिवन है वो हाफ साइकिल है। अब हमको एवरेज वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है इसकी, एवरेज वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला पहले ही है एवरेज का, तो उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे और इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, मैं इसका सॉल्यूशन यहाँ करता हूँ, सॉल्यूशन। तो वी एवरेज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो पहले ही हमको पता है इसका डेफिनेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी और डिवाइड बाई क्या होगा डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, ठीक है। इसी को हमको सॉल्व करना है, कुछ पेजेस चाहिए। वी डी टी एंड डिवाइड बाई डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। चलिए तो अब देखते हैं क्या होगा, ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ डी टी मतलब फुल साइकिल की बात हो रही है, तो फुल साइकिल में इंटीग्रेशन डी टी क्या आएगा, कैपिटल टी आएगा, तो उसको हम अलग से लिख लेंगे कैपिटल टी को, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कैसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ, पहला जो लिमिट दिया है 0 से π/ω, वहाँ तक के लिए क्या वैल्यू है आपके पास फंक्शन की, v0 sin ω t, तो ये हम वहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, v0 sin ω t, ओके। और इसको मैं अलग कर लेता हूँ, और यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी को 1/T हम लोग अलग से लिख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। और प्लस होगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस v0 sin ω t, और इसका लिमिट क्या दिया हुआ है π/ω से 2π/ω, तो इस लिमिट को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब इसको खाली इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने से ही सॉल्व करें, ठीक है। v0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, यहाँ भी v0 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसको बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है, कॉमन आ जाएगा, तो कॉमन ले लिया, ये v0/T बाहर, ठीक है। अब हम लोग इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/ω sin ω t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ π/ω 2π/ω sin ω t, ठीक है। ये आगे v0/T अपनी जगह पे रहेगा, v0/T हम रहने देते हैं। इसका इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ω t डिवाइड बाय ω, ठीक। और लिमिट क्या हो जाएगा इसमें, लिमिट हो जाएगा 0 से π/ω माइनस, फिर साइन का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस कॉस ω t डिवाइड बाय ω, और लिमिट क्या हो जाएगा इसका π/ω से 2π/ω, ठीक है। और ये क्लोज। चलिए अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा, इज इक्वल, देखिए ये दोनों ओमेगा भी यहाँ से कांस्टेंट टर्म है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो v0/ω कैपिटल T इज इक्वल टू माइनस कॉस ω t, और ये 0 से π/ω, ठीक। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसको रहने देते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। माइनस कॉस ω t, और लिमिट क्या है भाई, π/ω से π/ω, ओके। अब ये लिमिट यहाँ पुट होगा, लिमिट होगा स्मॉल टी की जगह पे पुट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई v0/ω t, ठीक। पहले एक बार π/ω पुट होने वाला है, तो माइनस कॉस ओमेगा और टी की जगह पे क्या पुट होगा, π/ω, माइनस माइनस प्लस कॉस ओमेगा और टी की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, माइनस कॉस ओमेगा और टी की जगह पे क्या आएगा, 2π/ω, ठीक है। फिर माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा, π/ω, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। ये पूरा हो गया इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करना है, v0/ω कैपिटल T, ठीक। ओमेगा से ओमेगा आ गया, क्या आ गया, माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, ठीक, ओके, माइनस, इसको भी रहने देते हैं, माइनस, ये ओमेगा से ओमेगा हो गया, ये क्या हो जाएगा, कॉस 2π, तो प्लस ओमेगा से ओमेगा कॉस पाई, ठीक, ओके। अब वैल्यूज पुट करेंगे, तो v0/ω t माइनस कॉस ओमेगा, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा 1, ठीक है। ये हो गया माइनस कॉस 2π की वैल्यू क्या होगी, कॉस 2π की वैल्यू होती है 1, क्या होती है 1 होती है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये कॉस 2π की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक। और कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी -1, ठीक। ये हो गया आपका, ओके। v0/ω t, सॉरी मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो माइनस माइनस हो गया +1, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस ऑफ कॉस 2π की वैल्यू होती है -1 +1, तो ये हो गया 1, और माइनस उसके सामने, ठीक है। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये होगी -1, ठीक। यहाँ पे आ जाएगा क्या, 2 माइनस ऑफ माइनस माइनस क्या हो गया, -2 हो गया, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू आपको क्या मिल गई, v0/ω कैपिटल T इंटू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, तो यहाँ पे हमको मिल रहा है 4 v0/ω t, 4 v0/ω t, ठीक है। कैपिटल T मैंने पहले ही बताया आपको, कैपिटल T को हम क्या लिख सकते हैं, 2π/ω, तो कैपिटल T की वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, 4 v0 डिवाइड बाय ओमेगा इंटू कैपिटल T की वैल्यू 2π/ω, तो ओमेगा से ओमेगा कट गया, ये यहाँ से 2 हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई, क्या आंसर आ गया हमारा, देखा जाए तो आंसर क्या आ गया हमारा, सिंपली हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है,
2v0 डिवाइड बाय पाई, 2v0 डिवाइड बाय पाई इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में अगर देखें कि क्या हो रहा है तो क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन है और वो डी ऑप्शन इज करेक्ट और इसका सोल्यूशन